हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 18 और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टडी 18 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में और प्राचीन भारत के इतिहास में आज हम इस वीडियो में महाजनपद काल के बारे में देखने वाले हैं। दोस्तों, जो आज का वीडियो होगा वो 16 महाजनपदों के बारे में होगा। जो भी दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास में 16 महाजनपदों का जो भी उदय हुआ था, तो उसके बारे में आज दोस्तों हम इस वीडियो में कंप्लीट जानने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें कि जब दोस्तों भारत में 16 महाजनपदों का उदय होता है, तो उसके बारे में दोस्तों जानने के पहले ही आपको जो भी दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास के दोस्तों एक प्रकार से पढ़ने का जो कार्यक्रम है, उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा कि 16 महाजनपदों का उदय कैसे हुआ। दोस्तों, जो भी प्राचीन भारत के इतिहास में जो भी दोस्तों 16 महाजनपद होते हैं, तो उसमें दोस्तों उनका उदय किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे कि यहाँ पर दोस्तों प्राचीन भारत का जो इतिहास होता है, उसको दोस्तों पढ़ने का कालक्रम क्या है। मतलब कि अगर दोस्तों आपको और इतिहास को पढ़ने का कालक्रम नहीं मालूम है, तो दोस्तों आप जो भी महाजनपदों का उदय हुआ है उसके बारे में आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले आपको जानना दोस्तों ये ज़रूरी है कि आखिर जो यहाँ पर मतलब महाजनपदों का जो उदय हुआ था, उसमें दोस्तों कौन कौन से कालक्रम होते हैं, इसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों बात करें कि जो यहाँ पर दोस्तों और प्राचीन भारत के इतिहास की जो शुरुआत होती है, तो वो दोस्तों पाषाण काल से होती है। मतलब पाषाण काल से मतलब कि जो है वो दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। और वहाँ पर दोस्तों हम पाषाण काल में और पूरा पाषाण काल के बारे में देखते हैं, और मध्य पाषाण काल के बारे में देखते हैं, और नव पाषाण काल के बारे में देखते हैं। उसके बाद हम दोस्तों पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। मतलब कि पाषाण काल के बाद जो दोस्तों चैप्टर शुरू होता है, उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। और यहाँ पर दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो भी यहाँ पर वैदिक सभ्यता का आगमन होता है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद और वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। और दोस्तों वैदिक सभ्यता में एक होता है ऋग्वैदिक काल और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। तो जो भी दोस्तों इतिहास को पढ़ने का कालक्रम है, तो वह दोस्तों पाषाण काल से शुरू होता है, और पाषाण काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद यहाँ पर वैदिक सभ्यता आती है। और वैदिक सभ्यता में दोस्तों हम यहाँ पर जो भी इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है ऋग्वैदिक काल और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। इसी के बाद दोस्तों जो भी ये 16 महाजनपद हैं, ये दोस्तों इन्हीं के बाद उदय होंगे। मतलब कि जब यहाँ पर वैदिक सभ्यता समाप्त हो जाएगी, और वैदिक सभ्यता के बाद यहाँ पर दोस्तों जो क्षेत्रीय राज्य होते हैं, तो उन्हीं के रूप में दोस्तों क्षेत्रीय राज्य के रूप में यहाँ पर दोस्तों महाजनपदों का उदय होता है। तो यहाँ पर जो दोस्तों ऋग्वैदिक काल होता है, तो दोस्तों यहाँ पर ऋग्वैदिक काल के जो लोग होते हैं, वो एक प्रकार से यहाँ पर कबीलों के रूप में रहते हैं। मतलब ऋग्वैदिक काल के जो लोग होते हैं, वो कबीलों के रूप में रहते हैं, और उन जो कबीलों का मालिक होता है, और वह राजा होता है। तो राजा किसका मालिक होता है? तो राजा कबीलों का मालिक होता है। और जैसे ही दोस्तों उत्तर वैदिक काल का अंत होता है, तो मतलब जैसे ही दोस्तों यहाँ पर ऋग्वैदिक काल का अंत होता है, तो यहाँ पर दोस्तों ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आता है। और उत्तर वैदिक काल में दोस्तों तो मतलब ऋग्वैदिक काल में जो कबीला होता है, उसका दोस्तों अंत हो जाता है। और यहाँ पर दोस्तों कबीलों के बाद क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है। मतलब कि जो कबीले होते हैं, तो कबीलों का अंत हो जाता है, और कबीलों के बाद जो भी यहाँ के समूह होते हैं, वो क्षेत्रीय राज्यों में टूट जाते हैं। एक प्रकार से यहाँ पर छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो छोटे छोटे राज्य होते हैं, वो यहाँ पर जन का निर्माण करते हैं, और जन के बाद यहाँ पर और जनपद का निर्माण होता है, और जनपद के बाद यहाँ पर महा जनपदों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो भी यहाँ के क्षेत्रीय राज्य होते हैं, तो जैसे जैसे यहाँ पर क्षेत्रीय राज्यों का विकास होता जाता है, वैसे वैसे इन सभी क्षेत्रीय राज्यों का विस्तार होता जाता है। तो क्षेत्रीय राज्य दोस्तों यहाँ पर जब बनते कबीलों के रूप में, तो कबीला खत्म हो जाता है। जो जो कबीला ऋग्वैदिक काल में होता है, तो वह जो दोस्तों व्यवस्था कबीले वाली होती है, वह कबीलों वाली जो व्यवस्था होती है ऋग्वैदिक काल में, वो खत्म हो जाती है। और जैसे ही यहाँ पर उत्तर वैदिक काल लगता है, तो कबीला खत्म हो जाता है और क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है। उसके बाद जो क्षेत्रीय राज्य होते हैं, वो यहाँ पर दोस्तों जनपद में जन्मे, और एक प्रकार से महाजनपद में इनका उदय होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कि किस प्रकार से महाजनपदों का उदय हुआ है, किस प्रकार से बने हैं। दोस्तों यहाँ हमने देखा कि जो इतिहास की शुरुआत हुई है वो कैसे हुई है, और कैसे
से यहाँ पर महाजनपद काल का उदय होता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि मतलब महाजनपद काल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। जो भी यहाँ पर दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास में जो भी महाजनपद काल का उदय होता है, उसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, तो यहाँ पर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं कि एक साइड यहाँ पर 16 महाजनपदों का उदय होता है और उनमें जो सबसे पावरफुल जनपद होता है उसका नाम होता है मगध। तो यहाँ पर दोस्तों जो जो भी मगध होता है वो उन 16 महाजनपदों में सबसे पावरफुल होता है। और यहाँ पर दोस्तों जो जो मगध होता है ना, तो मगध पर यहाँ पर नए नए वंशों का उदय होता है। यहाँ पर हर्यक वंश आता है, नंद वंश आता है, मौर्य वंश आता है। मतलब जितने भी यहाँ पर 7 प्रकार के वंश हैं वो मगध पर राज करते हैं। और दूसरी ओर यहाँ पर नए धर्मों का उदय होता है, मतलब समकालीन दोस्तों। मतलब कि एक और यहाँ पर जो भी 16 महाजनपद होते हैं उसमें जो मगध होता है वो सबसे पावरफुल होता है। तो मगध की गद्दी पर यहाँ पर जो नए नए वंश हैं, जैसे हर्यक वंश है, नंद वंश है, मौर्य वंश है, तो उनका यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर शासन को स्थापित करते हैं। और दूसरी ओर क्या होता है, यहाँ पर नए नए धर्मों का उदय होता है। उसी टाइम पर दोस्तों इसी के समकालीन यहाँ पर बौद्ध धर्म का उदय होता है और जैन धर्म का उदय होता है। मतलब कि एक साइड मतलब यहाँ पर जो जनपद है उनका निर्माण हो रहा है और दूसरी साइड दोस्तों यहाँ पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पर दोस्तों एक प्रकार से धार्मिक परिवर्तन होता है और उसके साथ साथ दोस्तों और इसी टाइम पर विदेशियों का आक्रमण होता है ना। इसी टाइम पर किसका आक्रमण होता है, तो इसी टाइम पर विदेशियों का आक्रमण होता है। एक साइड दोस्तों यहाँ पर मगध में जो भी नए नए वंश हैं उनका उदय होता है और दूसरी साइड इन्हीं के समकालीन दोस्तों विदेशियों का आक्रमण होता है। वो विदेशियों में दोस्तों यहाँ पर ईरानियों का आक्रमण होता है, यूनानियों का आक्रमण होता है और इसी टाइम पर सिकंदर का भी आक्रमण होता है। तो ये दोस्तों एक प्रकार से 16 महाजनपदों को एक प्रकार से जानने के लिए समकालीन स्थिति है कि उनकी मतलब समकालीन स्थिति कौन कौन सी होती है, मतलब उनके टाइम पर कौन कौन से राजा होते हैं, कौन कौन से राज्यों का वहाँ पर आक्रमण होता है। तो यहाँ पर समकालीन स्थिति है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जितनी भी पुरानी धार्मिक मान्यताएं होती हैं उनमें भी परिवर्तन होता है। जो भी प्राचीन काल से और दोस्तों उत्तर वैदिक काल से जो भी पुरानी धार्मिक मान्यताएं चली आ रही होती हैं उनमें भी परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पर दोस्तों और यहाँ के जो लोग होते हैं उनके सामाजिक जीवन में परिवर्तन होता है, धार्मिक जीवन में परिवर्तन होता है और राजनीतिक जीवन में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार का दोस्तों चेंजिंग व्यवस्था होती है एक प्रकार से ही, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर एक साथ चलती हैं। एक साइड दोस्तों मगध पर नए नए राज्यों का उदय होता है, दूसरी साइड दोस्तों यहाँ पर नए नए धर्मों का उदय होता है। यहाँ पर दोस्तों हिंदू धर्म का उदय होता है, जैन धर्म का उदय होता है और इसी टाइम पर विदेशियों का आक्रमण होता है, सिकंदर का आक्रमण होता है, रानियों का आक्रमण होता है। और दूसरी साइड दोस्तों जो भी लोग यहाँ के होते हैं तो उनकी जो मतलब कि दोस्तों धार्मिक मान्यताएं होती हैं उनमें चेंजिंग आती है। वहाँ के सामाजिक जीवन में बदलाव आता है, धार्मिक जीवन में बदलाव आता है और राजनीतिक जीवन में बदलाव आता है। इसके बाद दोस्तों हम इसके आगे बात करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जो भी 16 महाजनपद होते हैं उनकी की स्थिति क्या होती है, मतलब वो कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ पर स्थित होते हैं, इसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। इसमें से दोस्तों पहला होता है अंग होता है और अंग के बाद दोस्तों मगध होता है, मगध के बाद काशी, काशी के बाद सूरसेन, वत्स, कौशल और दोस्तों यहाँ पांचाल और कुरु और मत्स्य, चेदी, अवंती, गांधार, कम्बोज, अस्मक, वज्जी और मल्ल। तो ये दोस्तों 16 महाजनपद होते हैं। अब इनको पढ़ना किस प्रकार से है, मतलब कि इनकी जो दोस्तों स्थिति क्या होती है इसके बारे में जानती है, कहाँ कहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों अगर बात करें जो यहाँ पर दोस्तों शुरुआत के जो 14 महाजनपद होते हैं उनमें दोस्तों एक प्रकार से राजतंत्रात्मक व्यवस्था होती है। वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, अंग होता है और मगध, काशी, सूरसेन, वत्स, कौशल और यह पांचाल, कुरु और मत्स्य, चेदी, अवंती और गांधार और कम्बोज और अस्मक। ये जो दोस्तों शुरुआत के 14 महाजनपद होते हैं इनमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था होती है। और जो दोस्तों अंत के 2 महाजनपद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बज्जी और मल्ल, इसमें दोस्तों यहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था होती है। अब यहाँ पर जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था होती है उसका दोस्तों मतलब होता है कि यहाँ का जो राजा होता है वो प्रधान होता है। मतलब कि यहाँ पर जो राजा का पद होगा वो एक प्रकार से वंशानुगत होगा, मतलब कि यहाँ पर जो राजा का पुत्र होगा वो यहाँ पर राजा ही बनेगा। और एक प्रकार से दोस्तों
दोस्तों यहाँ पर निर्वाचन नहीं होते हैं। तो ये कहाँ पर होती है दोस्तों, जो भी 14 होते हैं मतलब शुरुआत से तक, उनमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था होती है। मतलब कि जो राजा होता है उसका पद प्रधान होता है और राजा का पद दोस्तों वंशानुगत हो जाता है। और यहाँ पर एक प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती है और यहाँ पर निर्वाचन भी नहीं होते हैं। उसके बाद दोस्तों अंत के 2 महाजनपद होते हैं और नाम है बज्जी और मल्ल। यहाँ पर दोस्तों मतलब एक प्रकार से यहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था होती है। मतलब यहाँ पर जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था होती है। मतलब कि यहाँ पर जो भी राजा का पद होता है वो वंशानुगत होता है और यहाँ पर निर्वाचन भी होते हैं। तो एक प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि जो भी यहाँ पर जनपद हैं उनमें दोस्तों राजतंत्रात्मक व्यवस्था देखने को मिल रही है और गणतंत्रात्मक व्यवस्था देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो दोस्तों 14 महाजनपद हैं उनमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था होती है। मतलब कि जो राजा होता है उसका पद प्रधान होता है और यहाँ पर जो राजा का पद होता है वंशानुगत हो जाता है। और जो अंत के 2 महाजनपद है बज्जी और मल्ल, वहाँ पर दोस्तों गणतंत्रात्मक व्यवस्था होती है। मतलब कि यहाँ पर जो मतलब पद होता है राजा का वो एक प्रकार से वंशानुगत नहीं होता है, यहाँ पर निर्वाचन होते हैं। इसके बाद हम दोस्तों मैप के माध्यम से समझते हैं कि वो दोस्तों कौन-कौन से एरिया हैं जहाँ पर यहाँ पर दोस्तों महाजनपदों का उदय हुआ। इसके बाद दोस्तों हम समझते हैं कि आखिर जो भी यहाँ पर 16 महाजनपदों का उदय हुआ है, मतलब कि दोस्तों वहाँ पर वो कौन-कौन से एरिया थे, कौन-कौन से रीजन थे, मतलब कि भौगोलिक दृष्टिकोण से उन 16 महाजनपदों का उदय कहाँ-कहाँ पर हुआ है। इसको दोस्तों हम आज मैप के माध्यम से इसे समझते हैं। इसको दोस्तों आज हम मैप के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं कि तो ये जो यहाँ पर दोस्तों हमने जो भी आज मतलब भारत के राज्य हैं, तो दोस्तों हमने राज्य वाइज़ यहाँ पर बाँट करके देखा है। यहाँ पर दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश, क्या है यहाँ का जो मतलब बेल्ट है इसका नाम है दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों 6 महाजनपद हुए हैं। कौन-कौन से हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर सूरसेन हुआ है और यहाँ पर दोस्तों पंचाल हुआ है, कौशल हुआ है, काशी हुआ है और मल्ल हुआ है और दोस्तों बस्त हुआ है। तो 6 महाजनपद कहाँ पर हुए हैं, तो 6 महाजनपद दोस्तों यूपी में हुए हैं। आज जो यूपी है वहाँ पर 6 महाजनपदों का उदय हुआ था। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं बिहार की। दोस्तों ये जो बेल्ट है इसका नाम है बिहार। तो जो भी आज बिहार राज्य है वहाँ पर 3 महाजनपदों का उदय होता है। कौन-कौन से होते हैं दोस्तों, बज्जी का होता है, अंग का होता है और मगध का होता है। तो बज्जी, अंग और मगध, तो दोस्तों ये 3 महाजनपद जो होते हैं ये आज के बिहार राज्य में होते हैं। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश की। जो भी आज दोस्तों मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश पर दोस्तों दो महाजनपदों का उदय होता है। एक दोस्तों होता है चेदी का और अवंती का। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में भी दोस्तों एक महाजनपद का उदय होता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है अस्मक। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की। जो आज का राजस्थान है वहाँ पर दोस्तों एक महाजनपद का उदय होता है, उसका नाम है दोस्तों मत्स्य महाजनपद। जो भी दोस्तों मत्स्य महाजनपद है उसका जो उदय होता है वो राजस्थान में होता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं दिल्ली की, कि दिल्ली और हरियाणा का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी दोस्तों एक महाजनपद का उदय होता है, उसका नाम है कुरु। जो भी आज और दिल्ली मतलब कि जो भी दिल्ली और हरियाणा का जो भी क्षेत्र है वहाँ पर दोस्तों कुरु महाजनपद का उदय होता है। इसके बाद दोस्तों भारत के बाहर भी 2 महाजनपदों का उदय होता है। वो कौन-कौन से होते हैं, भारत के बाहर दोस्तों पाकिस्तान में 2 महाजनपदों का उदय होता है। एक दोस्तों होता है कम्बोज और दूसरा होता है गांधार। तो कम्बोज और गांधार ये भारत के बाहर होते हैं, बाकी ये दोस्तों जो भी होते हैं पूरे सब भारत में होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने मैप के माध्यम से समझा कि जो भी 16 महाजनपद हैं वो दोस्तों वर्तमान में कौन-कौन से राज्य में उनका उदय हुआ है, उनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, तो उनकी दोस्तों भौगोलिक स्थिति क्या है, इसके बारे में हमने दोस्तों यहाँ पर मैप के माध्यम से समझा है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं 16 महाजनपद हैं उनकी दोस्तों एक प्रकार से स्थिति क्या है, उनकी राजधानी क्या है, वो कहाँ-कहाँ पर स्थित थे, इसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं कि जो भी यहाँ पर दोस्तों 16 महाजनपदों का उदय होता है उनकी यहाँ पर दोस्तों अगर हम स्थिति की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों हमको सोर्स क्या है, मतलब कि जो महाजनपद होते हैं उनकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, इसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। तो यहाँ पर जो भी बौद्ध और धर्म है मतलब बौद्ध ग्रंथ है उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। तो बौद्ध ग्रंथ की किताब जो अंगुत्तर निकाय है उसमें इन्हीं 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। और उसके बाद जो जैन ग्रंथ है, तो दोस्तों जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें भी 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और
और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। तो इन दोनों में जो भी 16 महाजनपद हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद हम दोस्तों उन 16 महाजनपदों के बारे में डीपली से पढ़ते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं कि उनकी स्थिति क्या है, उनकी राजधानी क्या है, वो दोस्तों कहाँ पर स्थित थे, इसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। तो सबसे पहला जो महाजनपद है उसका नाम है अंग। तो अंग जो महाजनपद होता है यह आज के दोस्तों वर्तमान में बिहार में होता है। और बिहार में भी कहाँ पर, तो जो भागलपुर और मुंगेर का जो एरिया है वहाँ पर अंग महाजनपद का उदय होता है। इसकी जो राजधानी थी वो दोस्तों चंपा थी। और चंपा एक प्रकार से उस टाइम पर व्यापारिक राजधानी होती है। और यह दोस्तों तो चंपा गंगा और मालनी जो यहाँ पर नदियों का संगम होता है, तो वहाँ पर दोस्तों चंपा का मतलब चंपा इसकी कैपिटल होती है। और इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि मतलब इसका अंत कैसे होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी हर एक वंश होता है, मतलब मगध पर जो भी हर एक वंश होता है, तो हर एक वंश के राजा बिंबिसार ने दोस्तों इसको जीत करके और मगध में मिला लेता है। तो आखिर जो अंग महाजनपद होता है, अंग दोस्तों लास्ट में मगध में मिल जाता है। तो दोस्तों मगध में कौन मिलाता है, तो मगध में बिंबिसार मिलाता है। बिंबिसार के टाइम पर बिंबिसार ने अंग को जीत करके मगध में मिला लेता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं मगध के बारे में। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मगध के बारे में। दोस्तों जो मगध महाजनपद होता है वो 6ठी शताब्दी का सबसे शक्तिशाली और पावरफुल महाजनपद होता है। और इसकी दोस्तों जो स्थिति है वो वर्तमान में आज राज्य के पटना में है। मतलब कि जो भी दोस्तों वर्तमान बिहार राज्य है और बिहार की जो दोस्तों राजधानी पटना है, तो वहाँ पर दोस्तों मगध का उदय होता है। इसकी जो राजधानी है वो दोस्तों राजगृह या गिरिब्रज होती है। और बाद में पाटलिपुत्र भी इसकी राजधानी होती है। तो यह दोस्तों पूरे मतलब कि 16 महाजनपदों में सबसे पावरफुल कौन सा होता है, सबसे पावरफुल और सबसे दोस्तों योग्य कौन सा होता, मगध होता है। और इसी दोस्तों मगध पर मतलब कि 7 राजवंशों ने यहाँ पर राज किया था। मगध पर कितने वंशों ने, तो 7 राजवंशों ने मगध पर राज किया था। यहाँ पर दोस्तों हर्यक वंश ने और नंद वंश ने, मौर्य वंश ने, कर्ण वंश ने, सातवाहन वंश ने, शुंग वंश ने, जितने भी वंश आते हैं तो उन्होंने दोस्तों यहाँ पर एक प्रकार से मगध पर यहाँ पर राज किया था। और मगध दोस्तों बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली और जनपद होता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं काशी महाजनपद के बारे में। काशी की स्थिति उस टाइम पर क्या थी, तो अगर दोस्तों हम काशी की बात करें तो काशी यहाँ पर दोस्तों वर्तमान में और उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का जो दोस्तों बनारस वाला एरिया है वहाँ पर काशी महाजनपद था। इसकी जो राजधानी होती वो दोस्तों बनारस होती है। आज का जो बनारस है वो उस टाइम पर काशी की राजधानी हुआ करती थी। और ये दोस्तों वरुणा और 80 नदियों के संगम पर स्थित है। इसकी जो कैपिटल होती है वो वरुणा और 80 नदियों के संगम पर काशी की राजधानी स्थित है। और इसके टाइम पर दोस्तों क्या होता है, इसका अंत कैसे होता है, तो काशी महाजनपद का अंत कैसे होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हर एक वंश का राजा होता है, उसका नाम होता है अजातशत्रु। तो हर एक वंश के शासक अजातशत्रु के टाइम पर काशी को जीत करके मगध में मिला लिया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों काशी भी लास्ट में मगध में मिल जाता है। इसके बाद हम दोस्तों आगे बात करते हैं। तो इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं वत्स महाजनपद के बारे में। तो दोस्तों वत्स जो है दोस्तों वो वर्तमान में जो इलाहाबाद है, तो दोस्तों तो इलाहाबाद को मतलब इलाहाबाद उस टाइम पर वत्स महाजनपद था। और आज ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी अगर हम दोस्तों राजधानी की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो कौशाम्बी है। और कौशाम्बी दोस्तों गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। और एक प्रकार से ये आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण राजधानी होती है। और दोस्तों इसकी और मतलब इसके बारे में कहा जाता है कि महाभारत के अनुसार दोस्तों इसकी जो स्थापना किया था दोस्तों चेदी वंश ने किया था। मतलब चेदी राज के शासकों ने यहाँ पर वत्स महाजनपद की स्थापना किया था। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कौशल के बारे में कि कौशल महाजनपद का उदय कैसे हुआ और इसका अंत कैसे हुआ, इसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। बात करें अगर कौशल की, इसकी जो दोस्तों कैपिटल थी वो श्रावस्ती होती है। मतलब कि क्या होती है, कौशल की जो राजधानी होती है वो श्रावस्ती होती है। और श्रावस्ती दोस्तों सरयू नदी के तट पर स्थित है। और कौशल को दोस्तों मतलब उस टाइम पर अयोध्या या इसका दोस्तों जो क्षेत्र होता है यूपी होता है। और इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं कि ये भगवान राम की नगरी भी होती है। और कौशल जो दोस्तों है ना, तो कौशल को 2 भागों में बांटा गया है। जो यहाँ पर सरयू नदी बहती है वो कौशल को 2 भागों में बांटती थी। एक भाग था दोस्तों उत्तरी कौशल और दूसरा भाग था दक्षिणी कौशल। तो कौशल जो महाजनपद होता है उस टाइम पर दोस्तों सरयू नदी कौशल को 2 क्षेत्रों में बांटती थी। जो ऊपर का क्षेत्र था उसको बोलते थे उत्तरी कौशल, जो नीचे का क्षेत्र था उसको बोलते थे दक्षिणी कौशल।
और यहाँ पर दोस्तों बात करें तो कौशल का संघर्ष किसके साथ में होता है, तो कौशल का संघर्ष दोस्तों काशी के साथ होता है। मतलब कि जो कौशल महाजनपद होता है और जो काशी महाजनपद होता है, दोनों का संघर्ष होता है। और इसमें दोस्तों जो काशी होता है वो हार जाता है और कौशल की जीत होती है। और लास्ट में जो काशी जनपद होता है वो कौशल में मिल जाता है। लास्ट में जो भी काशी महाजनपद होता है वो कौशल में मिल जाता है। और यहाँ पर दोस्तों काशी का विलय मतलब हो जाता है, क्या हो जाता है, यहाँ पर काशी महाजनपद का दोस्तों काशी महाजनपद का कौशल में और विलय हो जाता है। और इसका दोस्तों अंत कैसे होता है, कौशल महाजनपद का अंत कैसे होता है, तो दोस्तों हर एक वंश का एक शासक होता है, उसका नाम है अजातशत्रु। उसी के टाइम पर क्या होता है कि दोस्तों मतलब इसी के टाइम पर जो दोस्तों कौशल होता है वो मगध में मिल जाता है। तो हर एक वंश के शासक अजातशत्रु ने और कौशल को मगध में मिला लेता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं सूरसेन महाजनपद की, कि जो भी सूरसेन महाजनपद होता है उसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। इसका जो दोस्तों हिस्सा होता है वो आज वर्तमान में कहाँ पर है, तो सूरसेन जो महाजनपद है वो दोस्तों वर्तमान में आज जो पश्चिमी यूपी है और जो दोस्तों मथुरा का क्षेत्र है, मतलब कि जो सूरसेन महाजनपद होता है वो दोस्तों मथुरा के आसपास होता है। और इसकी जो कैपिटल होती है दोस्तों मथुरा होती है। मतलब कि ये मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक दोस्तों अंग होता है और वहीं पर इसका उदय होता है। इसकी जो राजधानी होती है वो मथुरा होती है। तो मथुरा यमुना नदी के किनारे बसी हुई है और ये एक प्रकार से व्यापारिक नगर था। मतलब मथुरा उस टाइम पर क्या था, तो मथुरा उस टाइम पर एक प्रकार से व्यापारिक नगर था और यह यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। और इसकी दोस्तों बात करें तो महाभारत काल में यहाँ पर दोस्तों यादवों का शासन था। तो क्या था दोस्तों, श्री कृष्ण जो यादव थे तो उनका दोस्तों महाभारत काल में यहाँ पर शासन था। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं अगले महाजनपद के बारे में। तो इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं पांचाल महाजनपद के बारे में। पांचाल महाजनपद जो होता है उसका जो दोस्तों उदय होता है वो आज के वर्तमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड में इसका उदय होता है। दोस्तों जो भी उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है और पश्चिमी हिस्सा में जो भी दोस्तों रोहिलखंड का क्षेत्र आता है वहाँ पर पांचाल महाजनपद का उदय होता है। दोस्तों बौद्ध साहित्य दिव्यावदान के अनुसार इसको दोस्तों दो भागों में बांटा गया था। एक होता है उत्तरी पांचाल और दूसरा होता है दक्षिणी पांचाल। जो भी उत्तरी पांचाल होता है उसकी जो दोस्तों यहाँ पर राजधानी होती है वो दोस्तों अहिच्छा होती है। और जो भी पश्चिमी पांचाल होता है तो पश्चिमी पांचाल की जो कैपिटल होती है वो काम्पिल्य होती है। और इसके बारे में कहा जाता है कि महाभारत काल में दोस्तों जो द्रौपदी होती है तो उसका संबंध दोस्तों पांचाल से ही होता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कुरु महाजनपद के बारे में, कि जो भी कुरु महाजनपद होता है इसकी जो दोस्तों यहाँ पर कैपिटल होती है वो मतलब इंद्रप्रस्थ होती है और ये दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र में इसका विकास होता है। तो आज का दोस्तों जो दिल्ली और हरियाणा का जो रीजन है वहाँ पर कुरु महाजनपद होता है और इसकी जो दोस्तों कैपिटल होती है क्या होती है, इंद्रप्रस्थ होती है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं चेदी महाजनपद के बारे में, कि जो भी चेदी महाजनपद होता है वो दोस्तों आज के वर्तमान मध्य प्रदेश में इसका विकास होता है। और मध्य प्रदेश में दोस्तों जो बुंदेलखंड है वहाँ पर चेदी महाजनपद का उदय होता है। तो चेदी महाजनपद का संबंध कहाँ से है, तो चेदी महाजनपद का संबंध मध्य प्रदेश से है और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड से है। इसकी जो राजधानी होती है दोस्तों वो सोतिवती होती, क्या होती है, सोतिवती। मतलब कि चेदी की जो कैपिटल होती है वो सोतिवती होती है। और दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है कि महाभारत टाइम पर और दोस्तों यहाँ का जो विख्यात राजा था वो शिशुपाल था और इसी की हत्या दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने कर दिया था। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं अवंती महाजनपद के बारे में, कि जो भी दोस्तों अवंती महाजनपद है उसके बारे में दोस्तों बात करते हैं कि दोस्तों वर्तमान में इसका जो क्षेत्र है दोस्तों वो मध्य प्रदेश के मालवा में होता है। जो भी दोस्तों मध्य प्रदेश का मालवा का रीजन है, उज्जैन का रीजन है, वहाँ पर अवंती महाजनपद का उदय होता है। और दोस्तों यहाँ की जो राज्य होता है अवंती, इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। मतलब कि जो अवंती महाजनपद है उसको भी उस टाइम पर दो भागों में बांटा गया था। इसका जो दोस्तों ऊपरी वाला भाग होता है उसको बोलते हैं उत्तरी अवंती और जो दोस्तों इसका नीचे वाला भाग होता है उसको बोलते हैं दक्षिणी अवंती। तो जो भी अवंती महाजनपद है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है उत्तरी अवंती और दूसरा होता है दक्षिणी अवंती। जो भी उत्तरी अवंती होता है उसकी दोस्तों यहाँ पर जो राजधानी होती है वो उज्जैन होती है। और जो भी दक्षिणी अवंती होता है उसकी जो राजधानी होती है महेशमती होती है। तो उत्तरी अवंती की कैपिटल क्या है, वो उज्जैन है। और जो दक्षिणी अवंती है उसकी जो दोस्तों कैपिटल है वो क्या है, वो महेशमती है।
और इसके बारे में दोस्तों बात करें अगर कि यहाँ का जो प्रसिद्ध राजा होता है दोस्तों चंद्रप्रद्योत होता है। और दोस्तों चंद्रप्रद्योत कौन है? दोस्तों बिंबिसार का समकालीन होता है। जब हर्यक वंश का शासक बिंबिसार होता है तो बिंबिसार का दोस्तों समकालीन कौन हो चंद्रप्रद्योत होता है। और दोस्तों बिंबिसार ने अपने राज्य में जीवक को और चंद्रप्रद्योत के यहाँ इसका पीलिया रोग ठीक करने के लिए भी भेजा था। और दोस्तों यह चंद्रप्रद्योत जो होता है यह गौतम बुद्ध का भी समकालीन होता है। मतलब कि चंद्रप्रद्योत, बिंबिसार और अजातशत्रु दोस्तों ये एक टाइम पर जो जितनी ये पूरी वंशावली है ये गौतम बुद्ध के समकालीन होती है। मतलब कि उसी टाइम के गौतम बुद्ध हैं, मतलब उसी टाइम के गौतम बुद्ध हैं और उसी टाइम के दोस्तों बिंबिसार और चंद्रप्रद्योत तो अजातशत्रु ये सब उसी टाइम के हैं जी। और इसका दोस्तों अंत कैसे होता है, मतलब अवंती का अंत कैसे होता है? तो अवंती का दोस्तों अंत इस प्रकार से होता है कि शिशुनाग वंश का दोस्तों शासक होता है शिशुनाग। तो दोस्तों शिशुनाग ने और दोस्तों अवंती को जीत करके मगध साम्राज्य में मिला लेता है। इसके बाद हम दोस्तों आगे बात करते हैं, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम गांधार महाजनपद के बारे में कि दोस्तों गांधार महाजनपद का विकास कैसे हुआ और इसकी दोस्तों वर्तमान स्थिति क्या है। तो इसके बारे में अगर हम दोस्तों बात करें कि वर्तमान में दोस्तों जो पाकिस्तान का क्षेत्र है वो गांधार महाजनपद के अंतर्गत आता है। और पाकिस्तान में जो पेशावर है और रावलपिंडी, मतलब पेशावर और रावलपिंडी का जो क्षेत्र है वो गांधार महाजनपद के अंतर्गत आता था। इसकी जो दोस्तों राजधानी है वो आज दोस्तों वर्तमान में तक्षशिला है। और यह दोस्तों विद्या और व्यापार का केंद्र था। मतलब कि यहाँ पर एक महाविश्वविद्यालय भी था, तो एक प्रकार से दोस्तों विद्या का केंद्र था और यहाँ पर दोस्तों व्यापार का भी केंद्र था। यहाँ का जो प्रसिद्ध राजा होता है उसका नाम दोस्तों पुष्कर सारिन होता है। तो पुष्कर सारिन कौन था? वो गांधार का प्रसिद्ध राजा होता है। इसके बारे में दोस्तों बात करते कम्बोज, जो भी कम्बोज महाजनपद होता है दोस्तों उसके बारे में और बात करते हैं। तो दोस्तों कम्बोज की बात करें तो वर्तमान में दोस्तों कश्मीर का जो क्षेत्र होता है वो कम्बोज के अंतर्गत आता है। और यह दोस्तों गांधार का पड़ोसी राज्य था। और इसकी जो दोस्तों राजधानी होती है वो हाटक या राजपुर होती है। मतलब कम्बोज की दोस्तों कैपिटल क्या होती है? तो कम्बोज की जो राजधानी होती है वो हाटक या राजपुर होती है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं बज्जी महाजनपद के बारे में। जो भी दोस्तों बज्जी महाजनपद होता है उसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। तो वर्तमान में दोस्तों बिहार का जो क्षेत्र होता है और बिहार में भी जो मुजफ्फरपुर और दरभंगा का जो एरिया है, तो दोस्तों बिहार में मुजफ्फरपुर और दरभंगा का जो एरिया है वो बज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता है। इसकी जो दोस्तों राजधानी होती है ना वो वैशाली होती क्या होती है? इसकी जो राजधानी होती है वो वैशाली होती है। और यह दोस्तों 16 महाजनपदों में पहला ऐसा महाजनपद होता है जहां पर दोस्तों गणतंत्रात्मक व्यवस्था होती है। मतलब कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था सब में चलती है लेकिन जो बज्जी होता है उसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था चलती है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो राजा होता है उसका पद वंशानुगत नहीं होता है, वहाँ पर दोस्तों निर्वाचन होते तब राजा बनता है। और अंत में दोस्तों क्या होता है, इसका अंत भी उसी प्रकार से होता है कि दोस्तों हर एक वंश का जो राजा होता है उसका नाम होता है दोस्तों क्या अजातशत्रु। उसी के टाइम पर दोस्तों वैशाली को और मगध में मिला लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों जो जो लास्ट का महाजनपद होता है उसका नाम है दोस्तों मल्ल महाजनपद। तो यहाँ पर दोस्तों हम मल्ल महाजनपद के बारे में देखते हैं कि जो भी दोस्तों मल्ल महाजनपद होता है वो दोस्तों वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया और गोरखपुर का जो क्षेत्र होता है वो मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आता है। इसकी जो दोस्तों राजधानी होती है वो क्या होती है? कुशावती होती है। मतलब क्या होती? कुशावती इसकी राजधानी होती है। और यह दोस्तों दूसरा महाजनपद होता है जहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था होती है। एक किस में थी? एक दोस्तों बज्जी में थी और दूसरे मल्ल में होती है। दो ऐसे महाजनपद होते हैं जहाँ पर क्या क्या होती है? जहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था होती है। और दोस्तों इसके टाइम पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट घटना होती है यहाँ पर दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना निर्माण प्राप्त किया था। तो दोस्तों इसकी जो राजधानी कुशीनारा होती है वहीं पर यहाँ पर दोस्तों गौतम बुद्ध ने मतलब गौतम बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को निर्माण प्राप्त कहाँ होता है? वो दोस्तों मल्ल महाजनपद में होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कंप्लीट 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा है कि उनके टाइम पर कौन कौन सी स्थिति होती है, कौन कौन से दोस्तों यहाँ पर उनके टाइम पर घटनाएं होती हैं, इसके बारे में हमने दोस्तों बात किया है। दोस्तों हम इसके अगले वीडियो में जो भी यहाँ पर दोस्तों नए धर्मों का विकास हुआ है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसके बारे में दोस्तों हम इसके अगले वीडियो में और पढ़ेंगे। तो दोस्तों जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।